हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी और DSSB जैसे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ये मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार जो आपके टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी जैसे एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। वहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका समय भी लगता है। जैसे अगर आपने DSSB का जो एग्जाम हुआ उसमें आपने एनालिसिस किया होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लेंदी थे, लॉन्ग थे, जिनको पढ़ने में, समझने में आपको समय लग रहा था और इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाता। फिर आपके पास प्रेशर बढ़ जाता है कि क्वेश्चनों को आपको करना भी है फास्ट तरीके से। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट की गलती मैंने यहीं पे देखी है कि टीजीटी, पीजीटी जैसे जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं और जब आप नेट का एग्जाम देने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इस तरीके के प्रश्न तो यहाँ पूछे ही नहीं जा रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन आपको उस तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके लॉन्ग पैटर्न में ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए हम ये लगातार जो आपके सेशन है वो ला रहे हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम होम साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके नेट जैसे एग्जाम में और आने वाले समय में जो आपका नेट का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की संभावना भी है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समय लग सकता है इस जो क्लास है इसको देखने में। बेफिक्र होकर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस के थ्रू लीजिएगा। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन पहला है आपका, समय अनुसूची तैयार करने के चरणों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, लोचदार और अलोचदार समूहों में बांटते हुए सभी शामिल मदों की सूची बनाइए। सेकंड है समय क्रम का निर्धारण। थर्ड है योजना को लिखिए। फोर्थ है प्रत्येक कार्य के लिए अनुमानित आवश्यक समय सीमा यथार्थ रूप में तय कीजिए। एंड फिफ्थ है आपका, कुल अनुमानित आवश्यक समय और कुल उपलब्ध समय में संतुलन बिठाइए। और सिक्स है, समन्वय के लिए व्यवस्थित योजना को दूसरों की योजना में मिला दीजिए। ये 7 पॉइंट आपका नहीं है, सिर्फ 6 पॉइंट तक है, नीचे कोड दिए हुए हैं। आपको अरेंज करना है कि समय अनुसूची तैयार करने के जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज करना है। पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन तक देख लीजिए, फिर मैं नीचे स्लाइड कर दूंगी ताकि आप नीचे वाले ऑप्शन भी आराम से देख पाएँ और बताइएगा आंसर क्या होगा। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चनों को कीजिए तो पेन कॉपी लेकर अपने पास बैठिए, क्योंकि यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक मेन टेक्निक यही है कि थोड़ा सा आप जो की पॉइंट होते हैं इनके, जिनसे हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ क्वेश्चनों को, वो करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में जब हम ऐसे लेंदी क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ ज़रूर आती है कि ये तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में मेरा बहुत सारा समय चला जाएगा, इसको बाद में करते हैं, हम बाद के लिए छोड़ देते हैं या करते ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले अगर रिलैक्स होकर आप क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे तो यही लॉन्ग क्वेश्चन आपको नंबर दिला सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अभी तो आपके पास चांस है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब चलिएगा एक एक करके बात करते हैं कि ये जो इसका क्रम लगेगा वो कैसे लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले होगा आपका लोचदार और अलोचदार समूहों में बांटते हुए सभी शामिल मदों की क्या बनानी है, सूची बनानी है। पहले आपको लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले ये आपको तय करना, डिसाइड करना है कि कौन सा काम लचीला है, कौन सा नहीं, और किसे हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ये आपका सबसे पहले काम होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका होगा सेकेंड नंबर पर, प्रत्येक कार्य के लिए अनुमानित आवश्यक समय सीमा यथार्थ रूप में तय करना है आपको। ठीक है, यानी एक तरीके से जो भी काम है उसको करने में जो आपका वास्तविक रूप से समय कितना लग रहा है ये आपको निर्धारित करना है। ये आपका सेकेंड में होगा। थर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा कुल अनुमानित आवश्यक समय और कुल उपलब्ध समय में संतुलन बैठाना है। ठीक है, तो यानी टाइम बजट तैयार कर ये देखना है कि उपलब्ध समय में ये जो जितना भी हम सारा काम कर रहे हैं ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रेडी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें मतलब हमें एक तरीके से बैलेंस बैठाना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है,
देन उसके बाद अगर हम 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, समय क्रम का निर्धारण। ठीक है, 4th नंबर पे आएगा आपका समय क्रम का निर्धारण करना है आपको, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसका जो आपको क्रम है वो आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो 5th नंबर होगा वो होगा योजना को लिखिए। तो पूरा जो आपका कार्यक्रम है, पूरा जो प्रोग्राम है उसको एक तरीके से आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। ठीक, एंड यहाँ पे जो आपका लास्ट आएगा वो आएगा आपका समन्वय। ठीक है, यानी 6 नंबर 6 में ही, तो समन्वय के लिए व्यवस्थित योजना को दूसरों की योजना में क्या करना है, मिला देना है। तो अपनी योजना को परिवार या दूसरों की योजना से जोड़ दिया जाता है ताकि कोई भी टकराव वगैरह ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या लगने वाला है, क्रम लगने वाला है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, 1 4 5 2 3 6, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रबंधन में सहायता करने वाला लेखा जोखा निम्नलिखित है। आपके ऑप्शंस हैं कार्य विनिर्देश, बी है इनवॉइस, सी है केओटी, डी है कार्य सरणी मतलब कार्य सारणी, और ई है आपका व्यवस्थापन का लेखा। नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है 3 ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट होंगे। आपको बताना है व्यक्तिगत प्रबंधन में सहायता करने वाला लेखा जोखा निम्नलिखित है, बताइएगा इसमें क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्य विनिर्देश, जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी ये बताता है एक तरीके से जो आपका कार्य विनिर्देश है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को सौंपा गया है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये चीज़। ठीक है, देन उसके बाद आपका इनवॉइस आता है। ठीक है, ये मतलब खर्च और जो भुगतान का हिसाब रखने का एक दस्तावेज है, ये आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका होगा व्यवस्थापन का लेखा। ठीक है, क्या होगा आपका व्यवस्थापन का आपका लेखा, यानी घरेलू प्रशासन से जुड़े जो खर्च हैं और जो निर्णय हैं उनका एक तरीके से क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है, ये चीज़ होता है। तो ये जो तीनों हैं ये रिकॉर्ड आपके पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम को एक तरीके से व्यवस्थित रखते हैं। तो आपका जो करेक्ट होगा वो ए बी एंड ई आपका राइट आंसर होने वाला है। ए बी ई आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिखें। अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं, तो आपका अनुकूल प्रबंधन में कौन से सम्मिलित होते हैं, बाहरी वातावरण का आकलन, बी है उप योजना की पहचान, सी है आदेश की एकता, डी है नियंत्रण का विस्तार, ई है साधनों और क्षमता का मूल्यांकन, एफ है लक्ष्य की पहचान। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। अनुकूल प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाहरी वातावरण का आकलन। ठीक है, उप योजना की पहचान और उसके साथ साथ साधनों और क्षमता का मूल्यांकन एंड लक्ष्य की आपका पहचान। तो ए बी ई एंड एफ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा ए बी ई एंड एफ। ए बी ई एंड एफ आपका है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रबंधन में योजना की क्रिया, तो प्रबंधन में योजना की क्रिया आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत निर्णय समाहित करता है, बी है भविष्योन्मुख होता है, सी है प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है, और डी है संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखता है। अब इनमें से 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, बताइएगा प्रबंधन में योजना की क्रिया में ये 2 ऑप्शंस कौन से हैं। तो प्रबंधन में जो योजना की क्रिया है वो एक तरीके से सबसे पहले बात करें तो भविष्योन्मुख होता है, यानी आपका फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी योजना हमेशा आने वाले समय के लिए बनाई जाती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करें तो आपका जो दूसरा है वो है आपका
एक तरीके से संपूर्ण दृष्टिकोण, ठीक है। यहाँ पे जो आपका संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखता है, एक तरीके से संपूर्ण दृष्टिकोण कह सकते हैं, यानी योजना हर कार्य को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी एंड आपका डी। बी एंड डी आपके ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों को समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं समयानुक्रम में निर्धारण, बी है सभी मदों को लचीले तथा अनम्य होना चाहिए, कार्यों के समूह के तहत सूचीबद्ध करें, सी है आपका संतुलन में जरूरी संपूर्ण प्राकृतिक समय तथा संपूर्ण उपलब्ध समय को साथ लगाएं, एंड डी है योजना को लिखें, और ई है प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही अनुमान करें। नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोग DSSB, TGT, BPSC जैसे और UGC नेट जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, उनको ज़रूर कीजिएगा। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कई बार क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की कि क्या इसका राइट आंसर होगा, तो चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यानी सभी मदों को लचीले तथा अनम्य कार्यों के समूह के तहत क्या करना है, एक तरीके से सूचीबद्ध करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या होने वाला है, प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही क्या करें, एक तरीके से अनुमान करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका होगा संतुलन में जरूरी संपूर्ण प्राकृतिक जो आपका समय है और संपूर्ण जो उपलब्ध समय है उसको साथ लगाएं, थर्ड में आएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो समयानुक्रम में आपका निर्धारण होगा, एंड जो आपका लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका योजना को लिखें। तो लास्ट में क्या होगा, आपका जो प्लान है उसको आपको लिखना है। तो ये आपका पूरा क्रम बनने वाला है। तो यानी जो आपका क्रम बनेगा वो होगा BECAD, ये आपका क्रम होगा, चलेगा। अब यहाँ पे मिलान दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ये आप सूची फर्स्ट कह सकते हैं, ये आप सूची सेकंड कहिए, ठीक है। अब इसको आपको मिलान करना है, और यहाँ पे एक तरफ है जुरेन, ठीक है, वैज्ञानिक लिखा है, बी है ड्रेकर शास्त्री क्लासिक, सी है मैक ग्रेगर, TQM लिखा है, डी है टेलर JIT, ई है ओवन मानव प्रबंधन, और MBO। तो देखिएगा आपको मिलान करना है कि ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको जो थिंकर हैं उनको आपको मिलान करना है कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके, सो ऑप्शन जो ए है आपका जुरेन, ये आपका होगा TQM, ठीक है। TQM मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट के जनक एक तरीके से माने जाते हैं। वहीं अगर हम ड्रेकर की बात करें तो ड्रेकर का होगा आपका MBO, यहाँ पे लेकर हम यहाँ चल दे रहे हैं, ठीक है। तो MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया है, ठीक है। और देन अगर हम यहाँ पे बात करें आपके नेक्स्ट जो आपका मैक ग्रेगर हैं, तो मैक ग्रेगर का आपका होगा ह्यूमन मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका। तो ह्यूमन मैनेजमेंट जो है थ्योरी और थ्योरी X और जो थ्योरी Y है उसके हिसाब से उन्होंने दिया है। और यहाँ जो आपका डी है यानी टेलर, तो टेलर का आपका होगा वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के संस्थापक माने जाते हैं आपके जो टेलर हैं। और वहीं अगर हम लास्ट ऑप्शन ही बचा हमारे पास जो ओवन है, वो आपका शास्त्रीय यानी क्लासिकल है। तो यानी एक तरीके से इंडस्ट्रियल वेलफेयर पर इन्होंने बल ज़्यादा दिया है, तो ये आप याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ दोबारा, ठीक है, बाकी मिलान तो हम कर ही रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिएगा जो हमने आपको बताया कि भाई जो जुरेन है वो आपका किससे मैच होगा, आपका TQM से मैच होगा, यानी
क्वालिटी मैनेजमेंट के ये क्या जनक माने जाते हैं। देन हमने बात की ड्रेकर की, तो ड्रेकर का हमने आपको मिलान किया MBO से, ठीक है। तो MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का सिद्धांत इन्होंने दिया है। देन अगर हम बात कर रहे हैं आपके मैक ग्रेगर की, तो जो आपका मैक ग्रेगर हैं ये ह्यूमन जो आपका मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है, यानी थ्योरी X और थ्योरी Y पर आधारित है ये। देन बात की हमने टेलर की, तो टेलर जो है वो आपका साइंटिस्ट हैं, यानी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो हैं वो जनक माने जाते हैं, उनके संस्थापक माने जाते हैं। एंड लास्ट जो आपका ओवन है वो है आपका शास्त्री यानी क्लासिकल के, तो यानी एक तरीके से इंडस्ट्रियल वेलफेयर पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है, तो ये आपका क्या होगा, मिलान होगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन सी राइट आंसर है, A B C D एंड E। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से समय व्यवस्था के साधन हैं। आपके ऑप्शंस हैं कार्यवक्र, B है विश्राम अवधि, C है मुद्रा यानी पोस्चर, और ABCD कहने की आदत पड़ गई है, ठीक है। अधिकतम भार पीक लोड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपका है जो उसको आपको बताना है। कौन से समय व्यवस्था के साधन हैं, समय व्यवस्था के कौन से साधन हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके समय व्यवस्था के साधन, तो सबसे पहले आपका कार्यवक्र है, ठीक है। तो यानी फंक्शन कर्व जो कार्य और दक्षता के बीच को एक तरीके का संबंध बताता है, और उसके साथ साथ आपका है विश्राम अवधि, ठीक है, रेस्ट पीरियड, ये भी है आपका, यानी समय बचाने और दक्षता बढ़ाने के लिए आपका ज़रूरी होता है। एंड अगर हम लास्ट की बात करें तो आपका होगा अधिकतम भार यानी पीक लोड, ठीक है। अधिकतम कार्य भार की जो पहचान है वो एक तरीके से प्लानिंग में हेल्प करती है, तो यानी आपके फर्स्ट सेकेंड एंड आपका फोर्थ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है पोस्चर, वो ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ा है, समय प्रबंधन से नहीं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपका फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ये, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्यवस्था की विभिन्न क्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। आपके ऑप्शंस हैं योजना बनाना, B है निर्देशित करना, ABCD की तो मेरी आदत ही पड़ गई है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप तो देख ही रहे हो, ठीक। समन्वय करना, फोर्थ है आपका लिखित विवरण करना, और फिफ्थ है आपका आयोजित करना। तो ये आपको अरेंज करना है। तो व्यवस्था की विभिन्न क्रियाओं को सही क्रम में लगाइए, बताइए कैसे लगेगा। तो ये जो क्रम है ये आपका मैनेजमेंट फंक्शन के जो क्रम है वही आपका है, मैनेजमेंट फंक्शन के प्राकृतिक प्रवाह पर ये थोड़ा सा क्या है, आधारित है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका योजना बनाना यानी प्लानिंग, ठीक है। देन क्या होगा, दूसरा आयोजित करना, उसके बाद आपका होगा थर्ड निर्देशित करना, फिर आपका फोर्थ क्या होने वाला है, समन्वय करना, कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट में आपका होगा लिखित विवरण करना। तो एक चीज़ तो आपने नोटिस की कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें लास्ट में जो होता है वो रिटन होता है, ठीक है, यानी लिखित चीज़ करना या लिखित योजना करना। तो ये जो होता है ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि इसको थोड़ा सा हमें लास्ट में ही रखना है, और योजना जो प्लानिंग बनाने वाली चीज़ है वो पहले आती है, फिर होता है एक तरीके से आयोजित करना, ठीक। तो ये आपका पूरा क्या लगता है, क्रम लगता है। तो आपका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से पूछा गया है। तो कथन है आपका, ठीक है, कामकाजी महिलाओं के लिए समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की है, ठीक है। और कारण क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और कठिन है।
बताइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या दोनों सही हैं, एक सही है? बताइए। स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो कथन है वो आपका गलत है, क्योंकि जीवन के हर चरण में, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे पेरेंट्स बनना हो, चाहे हमारी ओल्ड एज हो, महिलाओं की समय ऊर्जा मांग अलग अलग होती है। तो इसलिए जो आपका लिखा है कि कामकाजी महिलाओं के लिए समय ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की होती है, तो एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और वहीं जो आपका कारण है, वो कारण आपका सही है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और कठिन है। तो ऊर्जा जो प्रबंधन समय प्रबंधन से कठिन होता है, क्योंकि हर शरीर और मन दोनों से ये थोड़ा सा जुड़ा होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से, इसलिए। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है और जो आपका रीजन है वो सही है। तो यहाँ पे ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं इस्त्री करना, बी है साफ सफाई करना, थर्ड है झाड़ू पोछा लगाना, फोर्थ है बर्तन धोना और फिफ्थ है सब्जी काटना। ABCD तो जैसे हमको रट गया है, हम जब भी ऑप्शंस बोलते हैं ABCD मेरे मुंह से जरूर निकलता है। बताइएगा। और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में लाइक भी कर सकते हैं। बताइएगा इसका क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा हल्का काम करोगे। हल्का काम क्या है आपका, क्लीनिंग का, साफ सफाई करना, ये सबसे पहले होगा, ठीक। सबसे पहले आपका क्या होगा, साफ सफाई। देन उसके बाद थोड़ा सा हल्का मध्यम आप कह सकते हो भाई, सब्जी काटना, ठीक है। और फिर उसके बाद इस्त्री करना, ठीक। देन थोड़ा सा भारी काम क्या है, बर्तन धोना। कई सारे लोगों को बर्तन धोने में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद आपका क्या होगा, लास्ट में आपका झाड़ू पोछा लगाना, यानी सबसे अधिक ऊर्जा मांग यही होती है, ठीक है। पोछा लगाने में तो स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 5th नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, क्रम लगेगा। तो सबसे हल्का काम साफ सफाई करना, क्लीनिंग वगैरह आप कर रहे हो, सबसे हल्का है, ठीक है। देन उसके बाद आपका सब्जी काटना, सब्जी काटना भी बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। फिर इस्त्री करना, भाई बैठ के खड़े होके कैसे भी आप आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद आपका होता है बर्तन धोना, उसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन झाड़ू पोछा लगाना मतलब झाड़ू भी करना, पोछा भी करना, पोछा भी आ जा रहा है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा थकावट हो जाती है। तो इस तरीके से क्रम आपका लगेगा। कुछ लोग को लग रहा होगा कि नहीं बर्तन धोने में ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन बर्तन धोने में हमारे हाथ का ही ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे पोछा वगैरह करने में पूरी बॉडी ही मतलब इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो ज़्यादा है। तो जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रबंधन के व्यवस्था उपागम की प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं वृष्टि आवास में घटनाएं, सेकंड है पारिवारिक लक्ष्य, थर्ड है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, फोर्थ परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं, फिफ्थ समष्टि आवास में घटनाएं, सिक्स निर्णय तथा मानक। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रबंधन के व्यवस्था उपागम की प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि मैम एक पेज पे सारे जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हमें मतलब आंसर तक पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें भी लगता है कि एक अगर पेज में सारे ऑप्शंस आ जाएं तो मुझे भी बताने में थोड़ा सा सही लगेगा और आपको समझने में भी सही लगेगा। लेकिन बात ये कि फ़ोन है, फ़ोन पे सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, मतलब चाहे मैं जितना कोशिश करूँ एक पेज पे सारा आ ही नहीं पाता है। फिर अगर आएगा भी तो आपको बहुत छोटा सा दिखाई देगा, शायद स्क्रीन में अच्छे से दिखाई ही ना दे। तो जब दिखाई नहीं देगा तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का, है ना।
तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है मोबाइल से लैपटॉप में आ जाए तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए थोड़ा बहुत। फिलहाल जो हम चीज़ पे कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यानी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, सबसे पहले तो हम बात करें आपके फर्स्ट की, यानी वृष्टि आवास में घटनाएं, ये आपका करेक्ट है। पारिवारिक लक्ष्य यानी फैमिली गोल्स, ये भी आपका सही है। एंड यहाँ पे बात करें तो आपका परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो समष्टि आवास में घटनाएं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यानी आपका एक तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और आपका फोर्थ एंड आपका फिफ्थ, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर वो आपका होगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मैं थोड़ा छोटा करूँ तो शायद आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएं। यस, चलिएगा। गृह प्रबंध को प्रभाव के अनुसार व्यवस्थित करें। आपके ऑप्शंस हैं पारिवारिक संगठन, सेकंड है आपका परिवार का आकार, थर्ड है स्वास्थ्य, फोर्थ है व्यक्तित्व, फिफ्थ है शिक्षा, सिक्स व्यवसाय, सेवंथ सामाजिक स्थिति और एट है आपका आवास। तो गृह प्रबंध को प्रभाव के अनुसार आपको अरेंज करना है, बताइएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, जो थोड़ा सा लेंदी और ज़्यादा होते हैं, जिनको पढ़ने में भी समय लगता है और पढ़ते पढ़ते जब आंसर तक नहीं पहुंच जाते हैं तो हमको बहुत गुस्सा भी आती है कि छोड़ो इस क्वेश्चन को। तो यही जो चीज़ें हैं ना, वही तो एग्जामिनर चाहते हैं कि आप क्वेश्चनों को छोड़ें, और आपको पता है कि हम स्मार्ट हैं, हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तो क्वेश्चन करेंगे ही। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो शायद आपको करने में अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है लॉन्ग है लेकिन मतलब थोड़ा सा लेंदी नहीं है। तो यहाँ अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले आपका होगा व्यक्तित्व, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। उसके बाद आपका आता है शिक्षा, शिक्षा की बात करें तो आपका आता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद आपका क्या होगा, परिवार का आकार, एंड देन आपका फिफ्थ है पारिवारिक संगठन, सिक्स आपका आएगा व्यवसाय, ठीक। उसके बाद सेवन्थ आपका सामाजिक स्थिति, एंड लास्ट में या लीस्ट कह सकते हैं आपका आवास 8 नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा। और जहाँ तक मैं कोड की बात करूँ तो ऐसा कोड आपका नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो आपका होगा वो आप कोड लिख लीजिए 4 5 3 2 1 6 7 एंड 8, ये आपका कोड होगा। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे, यानी गृह प्रबंध में, यानी जो आपका होम मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव से आपका लिस्ट तक कैसे जाएगा वो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है और पूछा गया है आपसे कि एक निर्धारित समय और शक्ति के परिणाम के अंतर्गत अधिकार संपादित करना या कार्य की निश्चित मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को कार्य सरलीकरण, यहाँ पे वर्क सिंप्लीफिकेशन लिख लीजिएगा, कार्य सरलीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण के मुख्य बिंदुओं के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, नहीं बताता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं समय की बचत, सेकंड है शारीरिक ऊर्जा की बचत, थर्ड है धन की बचत, फोर्थ है समय और ऊर्जा की अधिकता, और फिफ्थ है धन की अधिकता। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे वर्क सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कार्य सरलीकरण है, ठीक है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यानी अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा सबसे पहले आपका है शारीरिक ऊर्जा की बचत, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो होगा वो होगा धन की बचत, और धन की बचत के साथ साथ धन की एक तरीके से अधिकता, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वह आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी एनर्जी सेविंग, और एनर्जी सेविंग के साथ साथ एक तरीके से बात करें तो आपका मनी सेविंग हो गया, मनी सेविंग के साथ साथ आपका अबंडेंस ऑफ मनी भी होगा। तो ये आपका
सही होगा, यानी 2, 3 एंड आपका 4 आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 2, 3 एंड 5th आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलेगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रबंधन के विकास में मुख्य रूप से कौन सी बाधाएं आती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया से परिवार का अवगत न होना, सेकंड है आपका प्रबंधन लक्ष्य से संदर्भित है, थर्ड है आपका सभी संभव संसाधनों से परिवार का अछूता रहना, फोर्थ है आपका प्रबंधकीय निर्णय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। एक बार क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा छोटा कर देती तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है प्रबंधन की प्रक्रिया से परिवार का अवगत ना होना। ठीक है, सेकंड है प्रबंधन लक्ष्य से संदर्भित है, और थर्ड है सभी संभव संसाधनों से परिवार का अछूता रहना। तो यानी आपका एक तरीके से जो राइट आंसर है वो है 1, 2, 3। 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधन के प्रकार हैं? आपके ऑप्शंस हैं ज्ञान, सेकंड है बैंक, थर्ड है दृष्टिकोण, फोर्थ है बुद्धि और फिफ्थ है आपका मिट्टी। तो पूछा गया है कौन से मानव संसाधन के प्रकार हैं, बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका पहली बात तो नॉलेज, दूसरा आपका अप्रोच यानी दृष्टिकोण, और तीसरा आपका बुद्धि यानी इंटेलिजेंट। ये सभी मानव संसाधन के मानसिक पहलू हैं। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड आपका ज्ञान है, दृष्टिकोण है और बुद्धि है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड आपका फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है आपका ऑप्शन बी में। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक सेकेंड, चलिएगा। नेक्स्ट है संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों में क्या शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्य की उपलब्धि, सेकंड है संसाधनों का आर्थिक महत्व, थर्ड है संतुष्टि पाने की इच्छा होगा, ना कि पानी। ठीक है, पाने की इच्छा, और परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास और मानवीय शक्ति का ह्रास। संसाधनों के उपयोग के उद्देश्यों में क्या शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे वाटर नहीं होगा। ठीक, संतुष्टि पाने का है, ना कि पानी। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की कि संसाधनों के उपयोग के जो उद्देश्य हैं वो सबसे पहले तो आपका होगा लक्ष्य की उपलब्धि। ठीक है, सेकेंड संसाधनों का आर्थिक महत्व, थर्ड संतुष्टि पाने की इच्छा, और फोर्थ है परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास। तो 1, 2, 3, 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो फिफ्थ है जो आपका लास्ट है मानवीय शक्ति का ह्रास, ये थोड़ा निगेटिव है। तो 1, 2, 3 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 है 3R के प्रयोग द्वारा जो करकट है उसका निस्तारण करके वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो 3R को क्रम में लगाना है। पहला है रिड्यूस, बी है रीयूज, थर्ड है रिसाइकिल और फोर्थ है रिस्टोर, यानी कम करना, पुनः प्रयोग में लेना, पुनः चक्रीकरण करना और पुनः संग्रहण। तो आपको इसको क्रम में लगाना है। बताइएगा कैसे आप इसको अरेंज करेंगे और कौन से हैं, मतलब 3R कौन से, इसमें तो 4 दिया हुआ है ना, 3R आपको बताना है। तो यानी देखो ये पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या है रिड्यूस, ठीक है, रीयूज और आपका रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये आपके क्या हैं 3R हैं। ठीक है,
3R वेस्ट जो आपके मैनेजमेंट है उनके एक मुख्य आधार है। तो 1 2 3 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है 3R, ट्रिपल R। तो मैंने आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं है, तो 1 2 3 आपका है ऑप्शन बी में चलेगा। धारणीय विकास के आधुनिक दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट उचित है। धारणीय विकास के आधुनिक दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन के लिए आपके ऑप्शंस हैं, पहला जलवायु परिवर्तन, सेकंड है वैश्विक तापमान में वृद्धि, थर्ड है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, फोर्थ है फसल चक्र में बदलाव, फिफ्थ है सुनामी, सिक्स है वर्षा और सेवंथ है जनसंख्या पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन है कि धारणीय विकास के आधुनिक दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा कूट उचित है, बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18। 2 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं, टॉप 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लाने को देखिए हम 50 क्वेश्चन भी ले आए, लेकिन बात ये है ऐसे क्वेश्चनों को करने में समय भी लगता है, तो इसलिए 20 क्वेश्चन आपके लिए भी सही रहेगा, है ना। तो बताइएगा आधुनिक सतत विकास में परिवर्तन वाला क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके राइट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वैश्विक तापमान में वृद्धि, उसके साथ समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ठीक है, फसल चक्र में बदलाव, फिफ्थ है सुनामी, सिक्स है वर्षा और सेवंथ है आपका जनसंख्या। ये सभी ग्लोबल जो आपका सस्टेनेबल चैलेंजेस हैं वो हैं सारी चीज़ें। तो सतत विकास पर प्रभाव डालने वाले ये सारे परिवर्तन हैं, तो आपके सभी चीज़ें सही होंगी 1 2 3 4 5 6 एंड आपका 7th, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। 19 है सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर आपको बताना है। इसके अंतर्गत सतत विकास के 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, पहला है। दूसरा है इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक क्षमतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना है। थर्ड है सतत विकास के लक्ष्य ने MDG का स्थान लिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है। तो पहले तो स्टेटमेंट ऊपर का फर्स्ट देखिए, उसके बाद नीचे के 2 स्टेटमेंट में बता रही हूँ कौन से हैं। तो यहाँ देखो जो पहला जो ऑप्शन दिया है आपका कि इनके अंतर्गत सतत विकास के 17 जो लक्ष्य हैं उसका निर्धारण किया गया है, तो ये सही है। 17 गोल जो हैं आपके, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा अगर हम बात करें इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक क्षमतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना है, तो ये भी आपका सही है। थर्ड जो आपका दिया है कि सतत विकास के लक्ष्य ने MDG का स्थान लिया है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। 1 2 3 आपका राइट आंसर है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित हैं। 4C में सम्मिलित हैं आपके हैं करेक्टर, B है कैपेसिटी, C है कारण, D है कैपिटल और E है कोलैटरल। बताइएगा 4C में सबसे पहले आपका शामिल है करेक्टर, ठीक है, यानी उधार लेने वाले की विश्वसनीयता, ठीक है। दूसरा है आपका कैपेसिटी, यानी ऋण चुकाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एंड कैपिटल यानी उपलब्ध पूंजी, और आपका अगर बात करें तो कोलैटरल आपका मतलब सुरक्षा या गिरवी संपत्ति आप कह सकते हैं। तो रीजन छोड़ के बाकी आपके ऑप्शन सही हैं। A, B, D एंड E आपका सही है। A, B और मैंने क्या बताया, एक सेकेंड, C का छोड़ के सभी सही हैं। अब जिसमें C है उनको हटा दो और बाकी सही, तो ऑप्शन D ही है जिसमें C नहीं है, बाकी सभी में C है।
सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB और LT जैसे एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएँ तो लॉन्ग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप लेंदी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपका टाइम भी मैनेज करना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और याद रखिए, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए हमेशा पेन कॉपी अपने पास रखिए ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट डाउन कर सके, जिससे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सके अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में करा रही हूँ, तो उनको देखना मत भूलिएगा, चाहे वो DSSB का हो या आपके TGT का हो। सभी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। LT की भी हम करेंगे और UGC नेट की भी हम करेंगे। सो बने रहिएगा इस चैनल पर। और ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। थैंक यू। बाय बाय।